हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज के न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखने जा रहे हैं, मतलब कि आज के डिफरेंट न्यूज़ को देखेंगे एग्जाम पर्पज़ से। इसका सोर्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी कई पीआईबी और भी कई इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स और मैगजीन से लिया गया है। कल के जो भी न्यूज़ थे वो सारे एग्जाम पर्पज़ से जो भी इंपॉर्टेंट थे सबको इसमें कवर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे दिया है कि इकोनॉमिक रिकवरी में टेक ओवर ईयर से CII, है ना। ऐसा बोला गया कि इकोनॉमिक रिकवरी जो भी हो, मतलब कि इकोनॉमी जो भी लॉस हुआ उसको रिकवर करने में 1 साल लगभग लग जाएगा, ऐसा CII का कहना है। तो CII के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या है। तो CII जो है उसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसको 1895 में फॉर्म किया गया था। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1895 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, यानी इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड है। इंडस्ट्री के द्वारा लेड मतलब कि उसका लीडरशिप में, और इंडस्ट्री के द्वारा मैनेज्ड है ना। तो आई रिपीट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1895 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट CII। नेक्स्ट न्यूज इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में जान लेते हैं। तो एक DNA वायरस के कारण होता है। वायरस दो तरह का होता है, RNA वायरस और DNA वायरस। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर DNA वायरस के कारण होता है। ये पिग्स को इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे न्यूज़ यही है कि असम में जो बहुत सारे पिग को अफ्रीकन स्वाइन वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है न्यूज़ में। तो न्यूज़ के बारे में हमको नहीं ज़्यादा डिटेल में जाना है, हमको अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में जानना है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के कारण होता है। ये पिग्स में ज़्यादा होता है और ये DNA वायरस है। आदमी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और स्वाइन फ्लू से डिफरेंट है। स्वाइन फ्लू से एक जैसा नहीं है, मतलब स्वाइन फ्लू से कन्फ्यूज नहीं करना है। ये स्वाइन फ्लू से डिफरेंट है। आदमी पे कोई इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक तरह का DNA वायरस है और ये पिग्स को इम्पैक्ट करता है। तो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट अफ्रीकन स्वाइन वायरस। नेक्स्ट न्यूज इज, यहाँ पे एक बताया गया है, फार्मर्स इन पैनिक आफ्टर वाइल्ड एलिफेंट्स किल कैटल। तो न्यूज़ के बारे में हमको नहीं जानते। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेंशन किया गया था, कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में हम बताए थे। तो कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एलिफेंट रिजर्व भी है और आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ऐसा पूछा जा सकता है कि कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है ना। तो ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बताया गया है कि इवन कोबरा हैचलिंग्स आर लिथल, कॉशन एक्सपर्ट्स है ना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कोबरा हैचलिंग है, मतलब कि कोबरा का जो हैचलिंग है, अंडा है ऐसा बोल सकते हैं, वो भी उतना ही जहरीला है जितना कि सांप जहरीला है। ये न्यूज़ क्या था कि एक मलयालम एक्टर हैं, अपने हाथ पे कोबरा का एक हैचलिंग को लेकर के एक वीडियो बनाए थे, जो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया। एक्टर थे तो काफ़ी वीडियो वायरल हो गया, बहुत लोगों द्वारा उसको देखा गया। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक्टर एक्ट्रेस जो भी सेलिब्रिटी लोग जो करते हैं, आम जनता उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा फिर एक ट्रेंड ना बन जाए, इसलिए कुछ हेप्टोलॉजिस्ट का मानना था। तो हेरपेटोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो टर्म मेंशन किया है हेरपेटोलॉजिस्ट। तो हेरपेटोलॉजी एक जूलॉजी का एक स्टडी ब्रांच है स्टडी का। हेरपेटोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस को, यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के स्टडी को हेरपेटोलॉजी बोला जाता है, और जो उसमें पढ़ते हैं उसको हेरपेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। जैसे स्नेक, टर्टल ये सब के बारे में पढ़ना हेरपेटोलॉजी है। तो कुछ हेरपेटोलॉजिस्ट जो इंडिया के हैं वो तुरंत इसको, मतलब इस वीडियो पे अपना कमेंट किए कि ऐसा करना जो है, मतलब कोबरा का जो हैचलिंग है वो भी उतना ही वेनमस है, मतलब उतना ही जहरीला जितना कोबरा है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि द यंग कोबरा हैज एनफ वेनम, फुली डेवलप्ड फैंग्स एंड पॉइजन डिलीवरी सिस्टम सफिशिएंट टू किल सीरियस हेल्थ रिस्क, मतलब किल एन एडल्ट पर्सन एंड कॉज सीरियस हेल्थ रिस्क, है ना। तो यहाँ पे था इसके बारे में, और ऐसा करने से मना किया गया है, कोई भी ऐसा करने की कोशिश ना करे, है ना। ये कोबरा के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोबरा इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, IUCN स्टेटस का इंडेंजर्ड है, और ये कार्निवोरस होता है, साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आता है। कोबरा उन 4 सांपों में से है जो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नेक बाइट इंडिया में काफ़ी एक बड़ा प्रॉब्लम है। स्नेक बाइट के कारण इंडिया में लाखों लोगों की हर साल मौत होती है। WHO भी इसको लेकर चिंतित है। कोबरा जो है उस 4 स्नेक में से है जो वेनेमस, मतलब इंडिया में जो ज़्यादा डेथ काउज के रीजन है ना। द कोबरा इज वन ऑफ द 4 वेनोमस स्नेक डेट अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द स्नेक बाइट्स डेथ इन द कंट्री। तो ये ध्यान रखिएगा कोबरा के बारे में। आई रिपीट, IUCN स्टेटस उसका इंडेंजर्ड है, कार्निवोरस होता है, साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आता है, ठीक है। कोबरा मेनली वेस्टर्न घाट वाले, ऐसे तो पूरे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब सारे एरिया में पाया जाता है।
लेकिन इसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वेस्टर्न घाट में। तो मलयालम लैंग्वेज किस स्टेट में बोला जाता है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जावड़ेकर स्लैम्स ऑन प्रेस फ्रीडम, है ना, एक अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक रिपोर्ट आई थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब कि कितनी आज़ादी है प्रेस को, तो उसमें इंडिया को यहाँ पे काफ़ी नीचे रैंकिंग किया गया है। इन 2010 इट वाज रैंक 122, यहाँ पे आप देख सकते हैं कब कितना रैंक हुआ। 2010 में 122 रैंक पे था, 2013 और 2014 में 140 पहुँच गया, 2015 में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ और 136 पहुँच गया, 2016 में 133 यानी और इम्प्रूवमेंट हुआ, 2017 में जो है 136 पहुँच गया वापस, और 2018-19 में 138 और 140, यानी कि अभी जो स्टेटस है इस रिपोर्ट में जो फ्रीडम प्रेस रिपोर्ट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट या फिर फ्रीडम प्रेस रिपोर्ट जो भी बोल सकते हैं इसको, तो ये उसमें इंडिया का अभी जो स्थान है 140 है। 2019 का डेटा के आधार पर 2020 में रिपोर्ट निकाला गया है। ये रिपोर्ट निकालता कौन है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो रिपोर्ट है फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, ये किसके द्वारा लाया जाता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा लाया जाता है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और इंडिया इसमें 140वें स्थान पे है। और इंडिया का जो मतलब कि परफॉर्मेंस है लगातार नीचे डाउनवर्ड होते जा रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट यहाँ पे है त्रिपुरा गोज अपोज सेटलमेंट ऑफ ब्रूज। ब्रूज एक कम्युनिटी का नाम है, ब्रूज एक जनजाति का नाम है, एक ट्राइब है, ब्रू ट्राइब है। हम बता देते हैं ऐसे, ये पहले मिजोरम में रहते थे, है ना, ये मिजोरम में रहते थे, लेकिन वहाँ से इनको किसी कारण से अपना घर वगैरह छोड़ करके दूसरे जगह सेटल होना पड़ा, डिस्प्लेस होना पड़ा त्रिपुरा में। तो अभी इसका एक मतलब कि ब्रू पॉपुलेशन का एक लार्ज क्वांटिटी, लार्ज नंबर जो है त्रिपुरा में रहते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रॉम मिजोरम टू त्रिपुरा, है ना, पहले मिजोरम के थे लेकिन अभी त्रिपुरा में है। तो ब्रू कम्युनिटी मिजोरम और त्रिपुरा से रिलेटेड हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था तीन पार्टी के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट के बीच में। तो उसमें कहा गया था कि जैसे पहले क्या कोशिश किया जा रहा था कि जो ब्रू लोग जो भाग करके मिजोरम से डिस्प्लेस होकर के यहाँ आए हैं किसी भी कारण से, तो उनको वापस मिजोरम में शिफ्ट किया जाए। लेकिन कई प्रयासों के बावजूद ब्रू लोग जो है मिजोरम जाने को तैयार नहीं हुए। तब ऐसा माना, मतलब कि ऐसा कोशिश किया गया कि त्रिपुरा में ही लोगों को सेटल कर दिया जाए। तो उससे फिर त्रिपुरा के जो नेटिव लोग थे, वहाँ के जो नेटिव ट्राइबल लोग थे, उनको प्रॉब्लम होने लगा। वही यहाँ पे है त्रिपुरा को अपोज सेटलमेंट ऑफ ब्रू, ठीक है। उन लोगों को ऐसा डर है कि डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा वहाँ का, डेमोग्राफी मतलब वहाँ के पॉपुलेशन का जो रेशियो है कि कौन कितने नंबर में है वो चेंज हो सकता है। तो ब्रू के बारे में इतना याद रखिए, फ्रॉम मिजोरम टू त्रिपुरा। एग्जाम में इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं पूछा जा सकता है। यही पूछा जाए कि ब्रू ट्राइब कहाँ के रहने वाले हैं या फिर पहले कहाँ के रहते थे, वही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है 116 बेंचेज ऑफ SC हर्ट 835 मैटर ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो यहाँ पे एक काफ़ी दिखाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे तारीफ़ की जा रही है कि 116 बेंच है ना, यानी 116 ग्रुप ऑफ जजेज, ऐसा बोल सकते हैं। एक बेंच में 2-3 जज, मतलब कि केस पर डिपेंड करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको बोलते हैं जिसमें 5 से ज़्यादा जज होते हैं। तो 1-2 जज का भी बेंच होता है। सिंगल जज बेंच भी होता है इंडिया में, दूसरे कंट्री में सिंगल जज बेंच मतलब कि अधिकांशतः कंट्री में नहीं होता है। तो 116 बेंच ऑफ SC हर्ड 835 मैटर ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब कुछ आज जान लेते हैं। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है पार्ट 5 में मेंशन है, पार्ट 5 में मेंशन है। जैसे है ना कि पार्ट 1 में इंडिया के बारे में बताया गया, पार्ट 2 सिटीजनशिप से है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है, पार्ट 4 DPSP के बारे में बताता है, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताता है, पार्ट 5 जो है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताता है। उसी में मेंशन है, पार्ट 5 में ही सुप्रीम कोर्ट मेंशन है। आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 124 1A है ना, सॉरी आर्टिकल 124 1, सॉरी 1A नहीं, आर्टिकल 124 1 ये कहता है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एक होगा, ठीक है। आर्टिकल 24 1 का कहना है कि डेट देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओरिजिनली में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे, तो 1 CJI प्लस 7 अदर जज, यानी कि टोटल 8 जज थे ओरिजिनली में। मतलब कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट जब स्टेबल, अभी कितना है तो 1 + 34, यानी कि अब टोटल 35 जजेज हैं, ठीक है। अभी कितना है 1 + 34, पहले कितना मतलब ओरिजिनल कितना थे 1 + 7। ये नंबर ऑफ जजेस तय कौन करता है कि कौन कितने जज रहेंगे, तो नंबर ऑफ जजेज पार्लियामेंट के द्वारा तय किया जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा एक प्रॉपर बिल ला करके इसको तय किया जाता है कि हाँ अब से सुप्रीम कोर्ट में इतने नंबर ऑफ जजेज होंगे। तो अभी है 35, ओरिजिनली जब थे 8, है ना। और आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है पार्ट 5 में। आर्टिकल 124 1 कहता है कि इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। अभी इसमें 35 जज हैं, पहले मतलब कि स्टार्टिंग में 8 जज थे।
इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हम बता देते हैं, ऐसा होता है 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। लेकिन उस समय इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। उस समय इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसी के आधार पे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, उस समय इसको बोला जाता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और उस समय इसका जो भी डिसीजन है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का 1937 के आधार पे, तो उसका डिसीजन को भी चैलेंज किया जाता था ब्रिटेन में, है ना। उसके चैलेंज को ब्रिटेन में चैलेंज किया जाता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 28 जनवरी 1950, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। यानी हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका स्थापना 1950 में 28 जनवरी को हुआ। और अब ये जो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, मतलब कि इसके डिसीजन के अगेंस्ट आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये था एवरीथिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें जो जज होते हैं उनका रिटायरिंग उम्र 65 साल होता है। उसका रिटायरिंग उम्र 65 साल होता है। तो अभी के सीजीआई हैं शरद अरविंद बोबड़े, जिनको हम लोग एस.ए. बोबड़े के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा आज। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।